नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम इकाई 5 के हिंदी कविता के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई कविता के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है मोचीराम और ये धूमिल जी की कविता है। धूमिल जी को हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन कहा जाता है और धूमिल जी की कविताओं में आम जनता का वर्णन किया जाता है, जैसा कि हम सब इस कविता में भी देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है मोचीराम। और इसमें आम जनता के रूप में इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है मोचीराम। धूमिल जी ने अपनी कविताओं में सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम गद्य की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर जब हम मोचीराम नामक कविता पढ़ते हैं तो इसमें कई शब्द ऐसे भी आए हैं जो उर्दू के हैं, तो उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि परीक्षाओं के बदलते पैटर्न के हिसाब से हमें किसी भी कविता को या किसी भी रचना को बहुत डीपली अध्ययन करना होगा, क्योंकि NTA आजकल जो क्वेश्चन दे रहा है वो कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी भी रचना को अच्छे से आत्मसात नहीं करते तब तक हम उसके विषय वस्तु और इस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कविता की पृष्ठभूमि और उसके जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धूमिल जी की जो कविता है ये मोचीराम, ये एक लंबी कविता है और जैसे लंबी कविताओं के क्रम में निराला जी और मुक्तिबोध की कविताएं भी आती हैं, क्योंकि उनकी कविताएं भी धूमिल जी की तरह लंबी कविताएं हैं। तो चलिए इसके विषय में भी कुछ तथ्यों को जान लें। मोचीराम कविता धूमिल जी के काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। और मोचीराम कविता है वो संबोधन शैली में लिखी गई है और मोचीराम के माध्यम से समाज के पूरे ढांचे की जांच पड़ताल करते नजर आते हैं धूमिल जी। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संसद से सड़क तक जो काव्य संग्रह है इसमें लगभग 25 कविताएं हैं, जिनमें से एक कविता ये भी है मोचीराम। इससे पहले कि हम कविता को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हमें इसकी विषय वस्तु के बारे में भी जान लेना चाहिए। कविता में कुछ पंक्तियां ऐसी आई हैं जिनका बहुत गहरा अर्थ है। जैसे कि एक पंक्ति आई है कि जूते में चकत्तियां ही चकत्तियां हैं, यानी ये जो पंक्ति है ये घनघोर जो अभाव और बेबसी की जो समस्या है उसके ओर संकेत कर रही है। और उनकी जो अथाह पीड़ा है मनुष्य की, यानी आम जनता की जो अथाह पीड़ा है, वो पीड़ा होने के बावजूद भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो खत्म नहीं होती हैं, इसकी ओर संकेत कर रही हैं। और इस कविता में धूमिल जी ये जो मोचीराम है, इसके माध्यम से धूमिल जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मेहनतकश आदमी हैं उनकी अंतर्निहित जो मानवीयता और संवेदनशीलता है उसकी अभिव्यक्ति करते हुए बताते हैं कि व्यवस्था के विरोधाभास की पीड़ा कितनी दुखदायी होती है। यानी व्यवस्था है वो ऐसी हो रखी है कि कमज़ोर आदमी है वो अपनी समस्याओं के साथ समझौता कर ही लेता है, इस पर अत्यंत बल दिया गया है। इस कविता में जो पात्र हैं मोचीराम, वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और आत्मीयता के साथ करने का प्रयास करते हैं तथा कर्म ही पूजा के सिद्धांत को ग्राहकों के सामने उनके समदृष्टि से उन्हें यानी सभी ग्राहकों को समदृष्टि यानी समान दृष्टि से देखते हैं। और धूमिल जी इस कविता के माध्यम से जो समाज की व्यवस्था है उसकी मरम्मत करना चाहते हैं, यानी उसका वर्णन हमारे सामने मोचीराम जो कविता है इसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। और मोचीराम मानता है कि जूता आदमी और आदमी के बीच में जो वर्ग भेद है उसको प्रदर्शित करता है।
परंतु जो मोचीराम है वो इस वर्ग भेद को स्वीकार नहीं करता है तथा वे सभी को समदृष्टि से यानी समान दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार के समाज की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। तथा मोचीराम है वो जो अमानवीयकरण के खिलाफ यानी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अमानवीयकृत हैं, उनके खिलाफ इंसानियत को एहसास दिलाने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें समाज की व्यवस्था को ठीक करना है और चाहे मोचीराम जैसे जो व्यवसायी हैं वो जूता ठीक कर रहे हैं यानी दोनों का काम तो सेम ही है, ठीक है। और अगर व्यवस्था और जूतों को ठीक करना है तो जो चोट पड़ेगी वो किस आम आदमी के ऊपर पड़ेगी, यानी आम आदमी को चोट सहनी पड़ेगी अगर हमें व्यवस्था को ठीक करना है या जूते को भी ठीक करना है। इस प्रकार दोनों का तालमेल यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ कविता को पढ़ना और उसको समझ लेना ही नहीं है, बल्कि उनको भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़कर उसकी विषय वस्तु को भी समझना है। इसलिए हमने जिन तथ्यों के बारे में ऊपर विचार किया है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की विषय वस्तु का वर्णन इसमें किया गया है और समाज को क्या संदेश देना चाहती है ये कविता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोचीराम कविता है धूमिल जी की और धूमिल जी का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, ठीक है। इसमें जो शब्द आया है मोची, मोची एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें फटे जूते इत्यादि की मरम्मत की जाती है। जैसा कि हम देखेंगे कि भक्ति काल में भी एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था रैदास और वो भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इसलिए ये भी संदेश है कि कोई भी कार्य है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, इंसान के गुण ही उसको महान बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये पूरी घटना है, ये कवि एक मोची को देखता है और वो किस प्रकार कार्य करता है और लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस सब को वो कवि महसूस करता है। तब ये उन्होंने कविता लिखी और इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कवि कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। रापी शब्द आया है जिसका अर्थ हमें समझना होगा। रापी का अर्थ होता है कि एक खास औजार, यानी जिससे जो मोची होते हैं वो उन जूतों को रिपेयर करते हैं यानी ठीक करने का कार्य करते हैं। उस रापी से उठी हुई आंखों ने, यानी वो अपने ध्यान से उन जूतों को ठीक कर रहा था मोची, लेकिन फिर उसकी जो आंखें हैं वो ऊपर की तरफ देखती हैं, यानी सामने कवि खड़ा हुआ है। तो रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, यानी क्षण भर मेरी तरफ देखा और फिर पतियाए हुए स्वर में, पतियाए हुए स्वर में, पतियाए का क्या अर्थ होता है, यानी विश्वास के स्वर में, है ना, बोला, वह हंसते हुए बोला, क्या बोला, बाबूजी यह सच कहूँ मेरी निगाह में, यानी मेरी यानी मोची की निगाह में न कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है, यानी समदृष्टि रखता है वो। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यानी जो जूता मेरे पास आता है मेरा काम है उसको ठीक करना, ठीक है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये जूता किसी बड़े अमीर आदमी का है या गरीब आदमी का है। अमीर का है तो मैं उसको अच्छे से रिपेयर करूँ, गरीब का है तो उसको नॉर्मल कर दूँ, काम चलाऊँ, ठीक है। लेकिन जो मोचीराम हैं उनके लिए न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है, इसलिए एक जोड़ी जूते के समान हैं जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है।
यानी जो मेरे पास मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत गहरी पंक्तियाँ हैं कि एक आदमी भी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, यानी ये जो सिलाई हो रही है, ये जो मैं इनकी मरम्मत कर रहा हूँ, ये एक आदमी के ऊपर भी टाँके पड़ रहे हैं, यानी उसकी परिस्थितियों को भी दिखा रहा है। जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यानी इन पंक्तियों में कहा गया है कि और असल बात तो यह है, यानी सच तो यह है कि वह चाहे जो भी है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। यानी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात उसका जितना सामर्थ्य है वो उतना ही कर पाता है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच, यानी मेरे जो व्यवसाय है, मेरा जो कार्य है, उस और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। यानी जिस इंसान के जूते मेरे पास मरम्मत करने के लिए आए हैं, वो उसकी परिस्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं जिस पर टाँके पड़ते हैं। यानी वो जो टाँके हैं, उसकी जो मरम्मत है वो जूते की नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियों की हो रही है। जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यानी उसके जूते जो फटे हुए हैं, और कोई भी इंसान जूतों को तभी रिपेयर कराएगा जब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो नए जूते ला सके। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो फटी हुई जूते में से जो उंगली दिख रही है, वो उसकी छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यानी उन परिस्थितियों को वो सहता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा, हथौड़े की तरह सहता है। आगे देखते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवेयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या, चकत्तियों की थैली है। इसे एक आम आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। यहीं तक देखते हैं, देखिए समझते हैं इसको। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवेयत बतलाते हैं। नवेयत का अर्थ समझते हैं। नवेयत का क्या अर्थ होता है? नवेयत का अर्थ होता है प्रकार, यानी कि किस्म, यानी किस प्रकार के हैं। यानी यहाँ पर इस नवेयत के माध्यम से ये बताया गया है कि जूतों के ही अलग अलग प्रकार या अलग अलग तरह के नहीं होते, बल्कि उन अलग अलग तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि किसी का व्यवहार कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। ठीक है, उनकी सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या, चकत्तियों की थैली है। यानी एक इंसान भी उस फटे हुए जूते के समान है जब उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, यानी वो परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो वो कैसा है, फटे हुए जूते पर लगी हुई चकत्तियों की थैली है। यानी उस पर जगह जगह मजबूरियों के टाँके लगे हुए हैं। जैसे जूते के ऊपर कुछ चकत्तियाँ, यानी छोटे छोटे टुकड़े काट कर जूते के ऊपर लगा दिए जाते हैं, ऐसे ही वो परिस्थितियों के साथ समझौता किए हुए हैं। और जिसे कौन पहनता है? एक आम आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। ऐसी परिस्थिति में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। जैसे फट जाने पर जूते को फेंक देते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी मरम्मत करवाता है। इसी प्रकार जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं तो भी इंसान है वो उन परिस्थितियों के साथ समझौता न करके
बल्कि एक उम्मीद बांध लेता है कि चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी इतना सब होने के बाद भी उसने अपनी हंसी नहीं छोड़ी है, ठीक है। यानी उसको खुशी रहती है, वो इतना दुखी नहीं होता है। जैसे जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है, यानी वो परिस्थितियों में तो फंसा है, लेकिन जैसे एक बिजली के खंभे होते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं तो उस पर फंस जाती है, तो वो फंसी हुई है, वो परिस्थितियों में उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हवा से खड़खड़ा रही है, यानी इधर उधर हिल रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ। जब मोचीराम है उन जूतों की मरम्मत करते हैं तो देखते हैं कि वो जूता फटा हुआ है, और एक तरफ से तो वो कहना चाहता है कि इस पर क्यों पैसा फूकते हो, यानी कोई दूसरा जूता ले लो, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ है वो, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। लड़खड़ा क्यों रही है? क्योंकि मोचीराम उसकी स्थिति को समझ पा रहा है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं ये कह दूँगा कि आप इस पर क्यों पैसा फूक रहे हो, कोई दूसरा जोड़ी जूता है वो आप ले लो, तो ये मेरे व्यवसाय के खिलाफ होगा। यानी मेरा जो व्यवसाय है इसमें मेरा काम है जूते की मरम्मत करना। अगर मैं ये जूते की मरम्मत न करके उसको ये कहूँ कि कोई दूसरा जूता ले ले, तो ये उसकी जाति पर थूकने जैसा है, ठीक है। यानी उसकी जाति का कार्य जो है उसका विरोध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मोचीराम क्या करते हैं? मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यानी जब मोचीराम हैं वो उन जूतों की मरम्मत कर रहे हैं, तो उन जूतों की मरम्मत करते करते उनको टाँकते हुए, यानी उनकी सिलाई करते हुए वो उस व्यक्ति की तरफ भी देखते हैं, और उस व्यक्ति की जो आंखें हैं, यानी आंखों में टाँकता हूँ, देखता हूँ, तो पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यानी उसकी दुविधाओं को मैं समझ पा रहा हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है। यानी एक प्रकार का तो आदमी ये है जिसकी आंखों में देखता है और उसकी परिस्थितियों को समझता है, लेकिन एक प्रकार के, यानी बताया ना कि जैसे जूतों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो दूसरा आदमी कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक जूता और है, यानी एक दूसरी तरह का व्यक्ति भी है जिसके पैर को नाद कर का अर्थ होता है पहन कर, या उसको जैसे होते हैं ना बांध कर, जूते पहनकर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, यानी वो अक्लमंद भी नहीं है और वक्त का पाबंद भी नहीं है। उसकी आंखों में लालच है और वो लालची है। हाथों में घड़ी है, ये देखिए वक्त का पाबंद नहीं है वो इंसान, लेकिन फिर भी क्या है, हाथों में घड़ी है। ये जो पंक्तियां हैं ये दिखावे की ओर संकेत कर रही हैं कि लोग हैं वो, उनकी स्थिति कैसी होती है और वो दिखावा कैसा करते हैं, ठीक है। उसे जाना कहीं नहीं है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, ठीक है। उसको जाना कहीं नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को देख कर लगता है कि जैसे बहुत जल्दी में है। देखिए आजकल हम वर्तमान में भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं जाना नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर उनको कोई काम बोल दें तो वो एक ही वाक्य बोलते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत कहीं जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, दिखावा है। देखिए उस समय जब कविता की रचना की गई थी, वहाँ जो परिस्थितियाँ थी कवि ने उल्लेख किया है, वो परिस्थितियाँ आज भी हमें अपने वर्तमान जो दैनिक जीवन में भी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वह कोई बनिया है या बिसाती है, यानी कोई व्यापारी है या कोई बनिया है
या किसी भी तरह का हो सकता है वो इंसान जो दूसरा आदमी है, लेकिन मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। यानी दिखावे की बात और दिखावे की ओर संकेत किया गया है, यही बात बता रहे हैं कवि। मगर उसका जो रोब है वो कैसा है, हिटलर का नाती। देखिए ये हिटलर का नाती है ना, ये एक मुहावरे के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यानी उस व्यक्ति के ऊपर व्यंग्य बताया गया है। जैसे हिटलर अपना रोब दिखाते थे ना, उसी प्रकार उसको कहीं नहीं जाना, ना वो वक्त का पाबंद है, उसने घड़ी बांधी हुई है और उसके चेहरे से को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको बहुत जल्दी है। और रोब तो ऐसा है कि जैसे हिटलर का नाती है। तो इस दिखावे में वो क्या करता है, और देखिए, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। और फिर क्या बोलता है, इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, ठीक है। घिसा दो, आईना चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। इस प्रकार के शब्द है वो बोल रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब बीच में बोलने की आदत होती है। वैसे तो कोई भी जो कारीगर है ना, वो बहुत ही सचेत होकर अपना कार्य करता है, यानी उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बीच बीच में उसे टोकने की या कुछ कुछ कहने की। इसी प्रकार जो दूसरा आदमी है वो क्या कहता है, इसे बांधो, यानी तुम इस धागे को इधर से बांधो, उसे काटो, हियाँ हियाँ मतलब यहाँ पर ठोको, यानी यहाँ कील लगाओ, वहाँ पीटो, यानी वहाँ उसको और अच्छे से लगाओ, घिसा दो यानी उसको चमका दो, ऐसा चमकाओ यानी ऐसा चमका दो, जूते को ऐना बनाओ, ऐना होता है आईना, ठीक है। यानी जूते को चमका कर ऐसा बना दो जैसे आईना है ना। यानी कि उसको एक दर्पण की तरह चमका दो, ठीक है। ये सब बातें बोलता है वो दूसरा आदमी। इस प्रकार व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार जूते अलग अलग होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों के जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, उसके बारे में भी संकेत किया गया है। आगे देखते हैं और क्या करता है, और दिखावा करते हुए क्या करता है, उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। यानी कि कहता है कि उफ अरे बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, यानी दिखावा करते हुए रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, यानी मौसम को, यानी उसकी उसकी तरफ खेद व्यक्त करता है कि ये देखो कितना बुरा मौसम है ना, यानी उसको गर्मी लग रही है, ये दिखा रहा है। और सड़क पर और देखो क्या कर रहा है, आतियों जातियों को, यानी यहाँ महिलाओं की ओर भी संकेत हो सकता है कि महिलाओं की ओर संकेत किया गया है कि महिलाओं को या फिर आते जाते हुए राहगीरों को वो कैसे वानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। देखिए कैसा व्यवहार है लोगों का, कैसा व्यवहार करते हैं कि एक तो आते जाते लोगों को वानर की तरह यानी बंदरों की तरह घूर रहा है, और गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, और 1 घंटे तक यानी 1 घंटे तक छोटे से काम को भी अच्छे से यहाँ से करो वहाँ से करो ऐसे बोल बोल के उसको अच्छे से करवाता है। और फिर नामा देते वक्त यानी उसकी नामा यानी वो पैसे देते वक्त, या फिर कह दें कि मेहनताना देते वक्त साफ नट जाता है, यानी साफ मना कर देता है। और क्या कहता है ऊपर से, शरीफों को लूटते हो, यह गुर्राता है, यानी खुद को शरीफ बताता है। ये सब काम करते हुए भी वानर की तरह आते जाते लोगों को घूरता है, और पैसे मांगने पर, मेहनताना देने पर वो मना कर देता है। और फिर क्या कहता है कि शरीफों को लूटते हो, मोचीराम को ही कहता है कि तुम शरीफों को लूटते हो, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। यानी जब पैसे देने की बात आती है तो वह ऐसे गुस्सा करके गुर्राता हुआ सा ऐसे शब्द कहता है कि शरीफों को लूटते हो, और पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। देखिए ये सब गलत है। देखिए
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति ने अगर मेहनत की है तो उसका मेहनताना देना चाहिए और एक अच्छी नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए, ठीक है। और ये सब बातों की ओर संकेत कर रहे हैं कवि, और वो यही बताना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि हमें एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और कवि की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखिए एक शब्द आया है इसमें, गुर्राता है। देखिए वैसे तो गुर्राना होता है ना, जो काम शेर चीता वगैरह जो जानवर होते हैं ना उनका होता है, लेकिन यहाँ पर आदमी भी गुर्रा रहा है। यानी जो दूसरी तरह का जो आदमी है वो क्या कर रहा है कि गरीब या कमज़ोर का शोषण कर रहा है, यानी उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसके विषय वस्तु और उसकी पृष्ठभूमि के साथ साथ हमें भावात्मक रूप से भी जुड़ना चाहिए, तभी हमें वो लंबे समय तक याद रहती हैं और हम अपने दैनिक जीवन में भी उन कार्यों को करने से बचते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कवि, सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। यानी जब उस जो मोचीराम जैसे लोग हैं, जब उनके पेशे के ऊपर कोई चोट पड़ती है, यानी जब उनका शोषण करते हैं, तो एक कोई ना कोई चोर कील, यानी जो दिखाई नहीं देती है ना, वो कोई ना कोई कील है वो दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है, ठीक है, और अंगुली में गड़ती है। जब उसकी परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी तो वो भी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। आगे देखते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मोचीराम ने जानबूझकर कोई कील है वो उसके अंदर छोड़ दी है ताकि वो उसको नुकसान दे, यानी उसकी उंगली में चुभे। कोई गलती से, यानी कोई चोर कील रह गई है, यानी मोचीराम ने भी उनको नहीं देखा है, ये बता रहे हैं, ठीक है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। ये देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कि किसी से बदला लेना इंसान की फितरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है, मान लो वो पैसे किसी के फेंक कर चला गया, या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मैं जानबूझकर उनके जूते में ऐसी कोई कील छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है, यानी मैं ऐसा कार्य नहीं करता। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच, यानी जूतों के प्रकार बताए ना, ऐसे ही यहाँ पर जूते हैं वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, व्यक्तियों के, यानी अनेक प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको, और जो उसका पेशा है उसकी तरफ संकेत किया गया है कि उन दोनों के अलावा, यानी एक अदद आदमी भी है, यानी एक आदमी भी है जिसकी समझ है। यानी एक आदमी के व्यवहार के कारण सभी के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता, बल्कि एक अदद आदमी भी है, एक दूसरा आदमी भी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। यानी कुछ लोगों की तो परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं जिसके कारण उसे जूतों की मरम्मत करानी पड़ती है। जो जूते में झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है, ठीक है, यानी उसकी परिस्थितियों के कारण ही वो इस प्रकार जूतों को मरम्मत के लिए देता है। जब हम ये पंक्तियाँ पढ़ रहे थे ना कि जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर पड़ती है, तो इससे हमें एक और बात याद आ जाती है कि प्रेमचंद के फटे जूते, उनमें भी प्रेमचंद जब फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो उनके पैर में जो जूते थे उनमें भी एक उंगली उनकी बाहर निकली हुई थी, यानी वो उसकी परिस्थिति की ओर संकेत कर रही थी, ठीक है। तो ये हम एक दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ते हुए भी इनको समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तक हो गया था। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के लिए यानी जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अपने व्यवसाय को वो पूजा करते हैं, अपने व्यवसाय की, और कर्म को ही पूजा मानते हैं, यानी अपने कार्य को ही पूजा मानते हैं। जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, अगर सही और गलत में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो राम नामी बेचकर यानी राम के नाम को बेचकर रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में, यानी किसी व्यक्तियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है। मगर यहाँ से देखिए, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। ठीक है। जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है कवि ने कि भाषा के ऊपर किसी जाति का अधिकार है, यानी आदमी का नहीं, यानी सबका आदमियों का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ स्पेशल किसी ये जो लोग होंगे सिर्फ वही उस कविताओं को कर पाएंगे या शायरी कर पाएंगे। इस प्रकार की बात पर जोर दिया है। ठीक है। इन पंक्तियों में जो आदमी का जो पेशा है और आदमी दोनों के बीच में द्वंद्व दिखाया गया है, उसको रेखांकित करने का प्रयास भी किया गया है। और यह एक मेहनत करके रोजी रोटी चलाने वाले आदमी तथा एक कवि या शायर के बीच में द्वंद्व बताया गया है कि किस प्रकार एक आदमी है वो इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि भाषा पर केवल आदमी का नहीं किसी जाति का ही अधिकार है, जो गलत है। आगे देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। ठीक है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि इनकार से भरी, ये आगे पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ते हैं यहाँ तक, उसके भाव को और अच्छे से समझेंगे। जबकि असलियत यह है, यानी असलियत क्या है कि सभी को आग एक समान जलाती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर किसी का व्यवसाय मोची का है या किसी कवि का है या शायर का है तो उनको आग उसी तरह से अलग अलग जलाएगी। सभी को समान रूप से जलाती है और सभी एक ही सच्चाई से होकर गुजरते हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु है वो सत्य है और सभी इस सच्चाई से गुजरते हैं। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। बस इतना फ़र्क है कि कुछ हैं यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शब्द मिल चुके हैं, अर्थात जिन्होंने अक्षर ज्ञान ले लिया है, और कुछ अक्षरों के आगे अंधे हैं। इन पंक्तियों में कवि है वो साक्षर और निरक्षर लोगों की ओर भी संकेत कर रहे हैं, और जो निरक्षर लोग हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और हर अन्याय को वे चुपचाप सहते रहते हैं। इसका एक कारण भी है कि कई बार क्या होता है कि वो हर चीज़ को समझ रहे होते हैं लेकिन चुप रहना उनकी कोई मजबूरी होती है। जैसे कि पेट की आग से डरते हैं, यानी अपने परिवार का भरण पोषण करने के कारण उन्हें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, ये बात गलत है, ये अन्याय है, लेकिन उसके विरोध वे आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारियों के पुल हैं, यानी वो जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। ठीक है।
आगे देखते हैं अब। जबकि, यहाँ तक हो गया है। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी एक चीख, ये पंक्ति 2 बार आ गई है, इसको काट देंगे। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए इन पंक्तियों में कितनी गहराई है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप इससे आत्मसात हो पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। एक इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म के अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। कई लोग होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, यानी उस चीज़ को इनकार करते हैं चीख चीख कर, और कुछ ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, और इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सिर्फ परिस्थितियों का अंतर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जिनको अपना भविष्य गढ़ना होता है यानी भविष्य बनाना होता है, वे परिस्थितियों के साथ कई बार समझौता कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर किसी बात का विरोध कर रहे हैं वे ही ताकतवर हैं, क्योंकि चुप रहने वाला है और हम ये समझ लें कि चुप रहने वाला कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कवि ने दोनों को ही एक ही बताया है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए मौन रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी, उसको भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, यानी उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक ही किस्म के हैं, यानी दोनों ही एक ही टाइप के हैं, एक ही किस्म के हैं और अपना अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोचीराम जो कविता है इसमें बहुत ही गहराई से बातों को कहा गया है, और इनको आप अच्छे से समझेंगे जब आप भावनात्मक रूप से भी इन चीज़ों को जुड़ेंगे, उसकी विषय वस्तु, उसकी पृष्ठभूमि को आत्मसात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जो ये मोचीराम कविता थी एक लंबी कविता थी, और लेखक ने उसकी जो प्रत्येक पंक्ति है उसमें कोई ना कोई भाव या कोई ना कोई संदेश हमें देना चाहते हैं, और इसकी हर पंक्ति को हमने अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, और किसी भी कविता को समझने के लिए उसकी जो पृष्ठभूमि है और कवि ने उसको क्यों लिखा है, उसको लिखने का उद्देश्य क्या है, उससे कवि हमें कोई ना कोई संदेश देना चाहता है। तो इस चीज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे, यानी उसको जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि से, उसकी विषय वस्तु से हम जुड़ते नहीं हैं, तो उस कविता को पढ़ लेंगे और उससे सिर्फ कोई लाभ नहीं होगा आपको। आप अपने दैनिक जीवन में भी उन चीज़ों को देखते हैं, इसलिए उनके साथ जुड़िए अच्छे से और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, यानी कि अपने विचार भी रखिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो विचारधारा है ना उसका भी निर्माण होता है, यानी हमारा एक परसेप्शन बनता है किसी चीज़ को लेकर, यानी हमारा एक दृष्टिकोण होता है। अगर दृष्टिकोण का विकास करना है तो उन चीज़ों के साथ जुड़े रहें, और ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें सिर्फ इस पेपर को क्लियर करने में नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी लाभ देंगी, और आगे एक और जगह ये चीज़ें काम आएंगी। जब हमारा किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू होगा तो हमारे पास उस बोलने की जो शक्ति है, यानी हमारा जो दृष्टिकोण अगर विकसित हो चुका है तो उसको किसी भी परिस्थिति को हम अपने अनुसार एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो कविता है ये हम बता चुके हैं कि संसद से सड़क तक जो काव्य संग्रह है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसकी ये रचना है, और इसके रचनाकार हैं धूमिल, यानी सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 5 हिंदी कविता के इसी क्रम को मिलते हैं एक और कविता को लेकर। तो आप पढ़ते रहिए, हर चीज़ को अच्छे से समझते रहिए और अपने दृष्टिकोण का विकास करते हुए अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।